वेलकम बैक गाइस टू आर यूट्यूब चैनल एंड इस वाली वीडियो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सर। इस वाली वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमने इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की सीरीज स्टार्ट करी हुई है। इस लास्ट वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 to 41 डिस्कस करा दिए थे एंड इस वाली वीडियो के अंदर हम इसके आईसीए के जो भी आपके एग्जांपल्स एज वेल एज इलस्ट्रेशंस हैं, कुछ आपकी 9-10 इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स हैं, वो सब डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। पर उससे पहले आप सबके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा, सर 1 महीना हो गया, ना कोई वीडियो ना कोई अपडेट, आप कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे। सर आप सबको पता ही है लास्ट मंथ आपका 10th ऑफ फरवरी 2022 को आईसीए का सी फाइनल का रिजल्ट आया एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट आई हैव क्लियर्ड द सीए फाइनल एग्जाम्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो सर ये मेरे लिए तो बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट वाली बात है ही। तो मैं थोड़ा उस समय में बिजी था एंड सेकेंडली हमारा आईसीए कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट हुए थे, तो मैं उस समय भी इंटरव्यूज वगैरह दे रहा था। तो उन सब की जो भी वीडियोस है वो आपके लिए मैं सेपरेटली लेके आऊंगा कि कैसा मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा, कब मेरा सिलेक्शन हुआ, वो हम एक अलग वीडियो में रखेंगे। इस वाली वीडियो के अंदर हम आईसीए की एसएम की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो सब डिस्कस करने वाले हैं। एंड उसके बाद सेकेंडली एक और चीज़ है कि आप सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू कि मैंने लास्ट 1 मंथ से कोई वीडियो नहीं डाली एंड इसके बाद भी सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं एंड वॉच टाइम जो आपका आवर्स है वो भी बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स यू आर लविंग द वीडियोज एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम देख लेते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और लास्ट वीडियो है, इसको खत्म करेंगे। इसके बाद आपके लिए मैं डेरिवेटिव्स फॉरेक्स बहुत ज़्यादा ही चैप्टर्स डिमांड में आ रहे हैं, तो वो सब डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो नेक्स्ट 4 to 5 डेज के अंदर हम इन आईसीए की एसएम की सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स खत्म करने का टारगेट रखते हैं। तो उससे पहले मैं अपने क्या ले लेता हूँ, पेन एज वेल एज हाईलाइटर ले लेता हूँ। हमारे हथियार तो ये है ना सर, हमारा लेते हैं हम पेन एज वेल एज हाईलाइटर। सो ठीक है सर, हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है चैप्टर नंबर 5। देखते जाएंगे कहाँ कहाँ पे हमें जो भी इलस्ट्रेशन एग्जांपल दिखती जा रही हैं वो देखेंगे। एंड सेकेंडली अगर आपको चाहिए कि भाई मैं आपके लिए आपकी रिवीजन सीरीज स्टार्ट करूं विद दी ऑल कॉन्सेप्ट, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, हम सारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, साथ के साथ मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ ताकि आपको वो एकदम इजीली रिकॉल हो जाए। बट आपको चाहिए कि यार मैं आपके लिए बिल्कुल अलग ही आपकी रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर दूं जिसके अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो, तो आप प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं आपके लिए उस पर भी काम कर सकूँ। तो हम देख लेते हैं हमारा क्या है आगे। ये तो आपका इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया, ये सब मुझे अभी नहीं बताना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सबको ये भी बताऊं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं इस पे भी काम करूं और फिर आगे आपके लिए इस पे भी वीडियोस आने वाली हैं। बहुत सारी वीडियोस आपके लिए वेट कर रही हैं सर, बहुत सारी वीडियोस। तो हम देखते हैं, आइए आइए। ये सब आपका थ्योरी वाला पार्ट हो गया है, हमें ये वाला भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। मेरा पर्पस आपको है सारे क्वेश्चंस कराना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराना, बिकॉज आपका एसएफएम का पेपर 80% 75 to 80% आपका प्रैक्टिकल पेपर ही आता है एंड आपका रेस्ट थ्योरी वाला पार्ट होता है। थ्योरी पार्ट आपको अच्छे से आईसीएसएम की इलस्ट्रेशन अच्छे से पढ़ के करनी है। हम देख रहे हैं एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन ढूंढ रहे हैं हम, कोई मिल जाए, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हम सब कर लेंगे। तो ये क्या है, सबसे पहले इन्होंने क्या करा है, फिगर्स वगैरह बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है। ये तो रिस्क एंड रिटर्न बताया, हमें तो रिस्क रिटर्न पता ही होता है क्या होता है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न होता है क्या होता है। आपको क्या करना होता है, दो चीजें होती हैं इसके अंदर, एक तो कैपिटल गेन यील्ड आती है और एक क्या आता है आपका डिविडेंड यील्ड आती है। तो देखो फोरकास्टेड डिविडेंड लिखा है तो डिविडेंड यील्ड हो गया, और फोरकास्टेड एंड प्राइस ऑफ स्टॉक लिखा है, मतलब इसमें क्या कैपिटल गेन का है, P1 माइनस P0 प्लस G1 अपॉन P0। तो वही वाला फॉर्मूला है, तो ये हमें नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है। एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन दिखाओ सर, हम वो ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। आ गया पहला एग्जांपल आ गया सर, पहले एग्जांपल के दर्शन हो गए हैं। और वो कहना क्या चाहता है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओहो हो सर, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या आपको कैलकुलेट नहीं करना आता है। दो तरीके से कैलकुलेट होता है, एक आपका होता है जब ऑन द बेस ऑफ पास डेटा, उसमें क्या करते हैं, सपोज 5 साल का हमें क्या दे रखा है, रिटर्न दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, एवरेज करते हैं, सिंपल एवरेज करते हैं। कैसे करते हैं, सबको सम करते हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स करते हैं, दैट इज सिंपल एवरेज। और एक और दूसरा तरीका होता है, जब आपको फ्यूचर डेटा दे रखा होता है तो आप क्या करते हो, प्रोबेबिलिटी लगाते हो। जैसे इस वाले केस में क्या दे रखा है हमें, वो प्रोबेबिलिटी दे रखी है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेटा, ये सारा फ्यूचर डेटा है कि भाई हमारी 20% रिटर्न होगी, 30% रिटर्न होगी, 40 होगी, 50%, 60% रिटर्न होगी, और उन सबकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। और ऑब्वियसली हमें पता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हमेशा 100% होता है या फिर 1 होता है, ठीक है। अब इन सबको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। अब बताओ ये सब मुझे कैलकुलेट कराने की जरूरत है सर, आपको बिल्कुल भी नहीं करना, लास्ट रिविजन में बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, बट तब भी मैं आपको कैलकुलेट कराता हूँ। चलो ठीक है सर, कैलकुलेटर निकालो, बहुत टाइम बाद कैलकुलेटर को हाथ लगाया है सर। आ जाओ, 0.2 इंटू 0.2, ये कुछ भी नहीं करना सर, ये सब तो आप मुझसे पहले कर लेंगे, शायद आप सबने कर भी लिया होगा, इसके लिए तो वीडियो की भी जरूरत नहीं थी, और लास्ट डे पे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड सेकेंडली एक और चीज जो आई है डिमांड में कि सर बोल रहे हैं कि आप लास्ट डे पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते जाइए कि हमें लास्ट डे पे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। तो इसका आंसर देखो 0.37 आ गया, हाँ मेरा भी 0.37 आ गया, इनका भी 0.37 आ गया, आपका भी आ गया होगा। तो सर एक जो चीज थी
कि लास्ट डे पे हमारे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बता दीजिए। तो सर वो तो मैं आपको वैसे भी हैंड ऑन बताता ही जा रहा हूँ। जब भी हम टेस्ट नॉलेज करते हैं, टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चंस करते हैं, या जैसे अभी मैंने आपको ये वाला एग्जांपल बताया, तो मैं आपको हैंड ऑन बताता जा रहा हूँ कि आपको ये वाला एग्जांपल करना है या नहीं करना, आपको ये वाला टेस्ट नॉलेज का क्वेश्चन लास्ट डे रिवीजन में करना है या नहीं करना। और इवन मैंने तो आपको ये भी मार्क करवाया था कि भाई किसी क्वेश्चन के अंदर अगर सपोज कोई लाइन इंपॉर्टेंट है या फिर सपोज कोई पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको सिर्फ वही करना है। तो इनफैक्ट मैंने आप सबको वही बताया था। बट अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए इसके लिए भी अलग से पीडीएफ बना दूं, तो मैं आपके लिए वो भी बना दूंगा। बट आप हाथ के हाथ भी अपना मार्क कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है, सपोज अ टोटल रिटर्न ऑफ फ्रॉम द शेयर्स, अच्छा कहना चाह रहा है एक्स लिमिटेड फॉर द लास्ट 5 years दे रखी है इन्होंने। और क्या देखो एवरेज रिटर्न, ये आपका हो गया पास डेटा वाला हो गया। ऊपर वाले केस में हमने क्या करा था, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करी थी, क्योंकि हमारा क्या था, फ्यूचर डेटा था। और नीचे वाले केस में हमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं दी। दैट मीन्स ये क्या आपके लास्ट 5 years, आपको लिखा भी हुआ लास्ट 5 years, मतलब ये आपका क्या पुराना डेटा है। और जब पुराना डेटा है तो प्रोबेबिलिटी का तो गेम है ही नहीं। आप क्या करना है, आपको सिंपल एवरेज करनी है, सबका रिटर्न का टोटल करो, दैट इज 24 डिवाइडेड बाय क्या करो, नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने 5 है, तो डिवाइड बाय 5, 24 डिवाइड बाय 5 कम्स आउट टू 4.8। तो वाला बिल्कुल भी आपको एग्जांपल नहीं करना। इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस तो हमने पहली टेस्ट नॉलेज वाले सेक्शन के अंदर खत्म कर दिए हैं। ये तो बस जस्ट ये चल रहा है कि भाई क्या था हमारी एक्सरसाइज में, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्या है, ये क्या कहना चाहता है, रिस्क निकालो। रिस्क क्या होता है, रिस्क आपका दो होते हैं, क्या क्या होता है, एक तो सबसे पहले होते हैं वेरियांस एज वेल एज स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दो मेजर होते हैं आपके क्या करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए रिस्क। तो वेरियांस क्या होता है, एसजी का स्क्वायर होता है, और वेरियांस क्या होता है, एसजी का स्क्वायर, और एसजी क्या होता है, वेरियांस का अंडर रूट। एक ही बात है, दोनों वाइस वर्सा ही केस है, बस स्क्वायर का डिफरेंस होता है। और वेरियांस कैसे निकालते हैं हमें पता ही होता है, जिस इस वाले केस में क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो सबसे पहले इन सब रिटर्न का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके आप क्या निकालो, आप सब इनकी एवरेज रिटर्न निकालो। एवरेज रिटर्न जो आपकी क्या आई, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एवरेज रिटर्न आ जाएगी, क्या आएगी, लेट्स सी। ये तो सारा ऊपर वाला डेटा है शायद, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, हाँ ये तो ऊपर वाला डेटा है, ये वाला जो हमारा 0.37 आंसर आया था ना, ये देखो ये रहा, ये सेम डेटा है, हमारा 0.37 आंसर आया था। तो 0.37 हमारा क्या आ गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। और एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर 0.37 है तो इन सब रिटर्न में से माइनस करो, 0.2 माइनस 0.37, 0.3 माइनस 0.37, 0.4 माइनस 0.37, 0.5 माइनस 0.37, 0.6 माइनस 0.37, वो होता है डेविएशन। डेविएशन का फिर क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, उन सबको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब आपने फिगर्स लिखी, इन सबका टोटल करा, ये आपका क्या होता है, वेरियांस होता है। इसको अंडर रूट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एसडी आ जाएगा, जो कि 0.1187, इसे परसेंटेज फॉर्म में 11.87 भी कह सकते हैं। ठीक है सर, ये तो बहुत सिंपल था, तो ये सब भी करने की कोई जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट ये तो कोई एग्जांपल भी नहीं था, बट जहाँ पे मुझे फिगर्स दिखी मैंने सोचा आप सबको वही बता देता हूँ, ठीक है। और ये वाला क्या है आपका, ऑन द बेस ऑफ पास डेटा। अच्छा, ऊपर वाले में वेरियांस और एसडी हमें निकलवाए थे जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी। नीचे वाले केस में वेरियांस और एसडी निकलवा रहा है जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी नहीं है, मतलब हमारे पास पास डेटा है। तो हम ऊपर ये वाला सेम इसका भी इलस्ट्रेशन करके दिखाए थे कि हमने कि एवरेज रिटर्न हमने कैसे निकाली थी, जिसका 4.8 आया था। तो वही है सेम, 5 साल का आपका डेटा है, टोटल रिटर्न लिखी है, सम करा, डिवाइड बाय 5 करा, 4.8 आपका एवरेज रिटर्न आया। इन सबको माइनस करेंगे कैसे, 9.5 माइनस 4.8, तो आपका 4.7 आएगा, वो डेविएशन होता है, उसका स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पे हमने पहले वाले केस में प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करा था, क्योंकि जब वो फ्यूचर डेटा था। बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली सम करेंगे, जो आपका 187.30 है, फिर इसको डिवाइड करेंगे 5 से, इसका सिंपल एवरेज निकालेंगे, तो वो आपका क्या आ जाएगा, वेरियांस आ जाएगा। कैसे, 187.30 डिवाइड बाय 5 आपका आएगा 37.46, ये आपका वेरियांस आ जाएगा। और जब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो आपका एस डी आ जाएगा, जो कि आपका आएगा 6.12%। बहुत सिंपल था सर, ये सब तो हमें करना भी नहीं है। और ये वाला क्या कहना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है, ये रिटर्न दे रखी है और आपको एस डी दे रखा है। और ये क्या कंक्लूड करना चाहता है, अच्छा रेंज वाला कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा है, 8% 11%, कैसे आपको एस डी माइनस कर देंगे रिटर्न में, एस डी प्लस कर देंगे रिटर्न में। तो ये आपको नहीं करना है, ये आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट नोट्स के अंदर कवर होगा, तो आप सबको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। पता नहीं मैं ये सब आपको क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस ये कराना था, मुझे सिर्फ एग्जांपल इलस्ट्रेशन करवानी है। बट जो भी मुझे फिगर्स दिख रही है मैं आपके साथ कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप सबको वो भी करवाता चलूँ, ठीक है। अदरवाइज आप सबको बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं, लास्ट डे पे तो बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। और ये क्या है, बीटा बीटा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब आप सबको पहले से ही आता है, पहले से ही आता है, हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे कोई भी नई चीज़ नहीं है। और ये क्या कहना चाहता है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, वो तो हमें पता है वेटेड एवरेज होता है, वही देखो इन्होंने लिखा है 0.4 0.6, तो आपका वेट्स हो गया, 16 और 12 आपका क्या हो गया, आपके इनके रिटर्न हो गए। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब भी नहीं करना, हमें ये सब भी आता है। पोर्टफोलियो रिस्क आपको पता है, पोर्टफोलियो रिस्क कैसे निकालते हैं, अंडर रूट वाला बड़ा सा फॉर्मूला होता है। और ये क्या है, अच्छा कोवेरियंस, कोवेरियंस कैसे निकालते हैं हमें पता है, कोवेरियंस दो सिक्योरिटी का निकलता है। अगर कोवेरियंस खुद के साथ निकालते हैं, अगर हमारे पास सिक्योरिटी एक्स है और सिक्योरिटी एक्स का खुद के साथ कोवेरियंस निकालेंगे तो वेरियंस आता है, ये आप सबको पहले से पता होगा। बट अगर मैं सिक्योरिटी एक्स का सिक्योरिटी वाई के साथ कोवेरियंस निकालूं तो उसकी कैलकुलेशन क्या होती है, सपोज
यहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे सिक्योरिटी एक्स दे रखी है और सिक्योरिटी वाई दे रखा है। तो सबसे पहले इसका एवरेज रिटर्न निकालो, कैसे आया, इसका एवरेज रिटर्न 15 आया और इसका एवरेज रिटर्न 13 आया। तो दोनों को माइनस करके इनका डेविएशन निकालो। देखो डेविएशन कैसे, 11 माइनस 15 माइनस 4, 13 माइनस माइनस 15 और माइनस 2 आ गया, और 17 माइनस 15 2 आ गया, 19 माइनस 15 4 आ गया। तो ये ऐसे सिक्योरिटी एक्स की डेविएशन आ गई। सिक्योरिटी वाई की डेविएशन कैसे आएगी, 18 माइनस 13 5, 14 माइनस 13 1। तो इस तरीके से डेविएशन इसकी भी आ गई, और दोनों डेविएशन को मल्टीप्लाई करो तो ये आपका डेविएशन आ गई। अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती तो प्रोबेबिलिटी भी मल्टीप्लाई करते और उसके बाद सम करते तो आपका क्या आ जाता, कोवेरियंस आ जाता। बट यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको टोटल करेंगे, जो दोनों डेविएशन को मल्टीप्लाई करा था सबको टोटल करने के बाद डिवाइड बाय 4 कर देंगे। जैसे यहाँ पे -42 आया ना, -42 डिवाइड बाय 4 आपका -10.5, ये आपका कोवेरियंस आ जाएगा किसका, सिक्योरिटी एक्स और सिक्योरिटी वाई का। तो ये सब कॉन्सेप्चुअल चीजें थी, ये सब तो हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं एंड आपने अपने कॉन्सेप्ट नोट्स में भी करा होगा। जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, कोवेरियंस अपॉन में दोनों के एसडी ऑफ सिक्योरिटी ए या एसडी ऑफ सिक्योरिटी बी। ठीक है, ये सब नहीं करना आपको, ये सब आपके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट नोट्स के अंदर कवर्ड होगा। ठीक है सर, ये आपका देखो एसडी ऑफ पोर्टफोलियो कैसे कैसे निकालते हैं, अंडर रूट वाला फॉर्मूला होता है बड़ा सा। कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एस जी ए स्क्वायर डब्ल्यू ए स्क्वायर प्लस एस जी बी स्क्वायर डब्ल्यू बी स्क्वायर प्लस 2 एस जी एस जी बी डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी इंटू आर ए और बी का। अगर आपको क्या होता है, अगर आपको आर नहीं पता है और आपको दोनों का एस जी पता है तो आप यहाँ पे आर ए और बी का इंटू एस जी एस जी बी की जगह आप कोवेरियंस भी यूज कर सकते हैं। ये सब हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं, कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं हम। या फिर क्या डेल्यूशन, रिस्क टू डाइवर्सिफिकेशन, ये सब नहीं है, ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, हमें सिर्फ एग्जांपल इलस्ट्रेशन देखने हैं। एग्जांपल इलस्ट्रेशन, ये परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, ये सब नहीं देखना है हमें, हम सबको आता है ये सब। देखो करा है भाई, कोरिलेशन इतना तो एसडी कितना, कोरिलेशन इतना तो एसडी कितना, ये सब आपकी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं। आपके लिए इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर ला सकता हूँ, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर हमको ये वाली वीडियोस चाहिए तो मैं आपके लिए बिल्कुल लेकर आऊँगा। और ये क्या है आपका, अच्छा कह रहे हैं रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, बताओ ये क्या है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आपको निकालना नहीं आता। देखो रिटर्न दे रखी है, एवरेज रिटर्न होता है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो क्या होता है, एवरेज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज। रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज दे रखी है 11 16 22 20%, और आपको क्या करना है, इनका वेट दे रखा है 0.3 0.2 0.1 0.4, सबको मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो, लास्ट में टोटल कर दो जो कि आपका 16.7% आएगा। ये भी आपको नहीं करना, मतलब अभी तक तो कुछ करने वाली चीज मिली नहीं है कि हमें ऐसी कोई चीज मिले जो हमें करनी पड़े। और ये सब कॉन्सेप्चुअल चीजें बिल्कुल भी नहीं है। देखो कोवेरियंस मैट्रिक्स, ये कोवेरियंस मैट्रिक्स निकलवा रहा है, ये कोवेरियंस मैट्रिक्स तो इनफैक्ट हमें क्वेश्चन भी करके आए हैं, ये सब आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अभी तक मुझे कोई एग्जांपल और इलस्ट्रेशंस कोई भी मिली नहीं है जो करने वाली है। एस डी बताओ कैसे, एस डी पोर्टफ्लो कैसे निकालते हैं, वही अंडर रूट वाला फॉर्मूला है। यहाँ स्क्वायर लिख देते हैं, इस वजह से अंडर रूट नहीं लगाया, अगर मैं स्क्वायर हटा देता हूँ तो मैं यहाँ पे अंडर रूट लगा दूंगा। ये सब तो बेसिक ही चीज़ है, ये सब बेकार है, ये सब बेकार है, कुछ भी नहीं पढ़ना। मार्कोविट्स मॉडल, आपको आप सबको पता है मार्कोविट्स का हम क्वेश्चन भी करके आए थे, कैसे करके आए थे, आप पे देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता भी हूँ। एफिशिएंट फ्रंटियर बनाया इन्होंने, देखो क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट, क्या होता है आप सबको पता है कि भाई सेम लेवल ऑफ अगर क्या और रिटर्न हो तो हम कौन सी सिक्योरिटी लें, जिसका सेम लेवल ऑफ रिटर्न हो तो जिसका रिस्क कम होगा हम वो लेंगे, या फिर सपोज सेम लेवल ऑफ आपका रिस्क हो तो रिटर्न किसकी ज्यादा हो हम वो वाली लेंगे। ठीक है, तो इनफैक्ट इसका तो एक क्वेश्चन भी हमने करा था टेस्ट नॉलेज वाले सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर आई गेस 5 या 6 सिक्योरिटीज दे रखी थी और उन्होंने बताया था कि भाई कौन सी सिक्योरिटी आप लोगे बाय अप्लाइंग मार्कोविट्स एफिशिएंट फ्रंटियर थ्योरी। तो हमें पता है कि भाई उसके अंदर एक बी वाला पार्ट था जिसके अंदर ए सी या आई गेस ई, ये 3 सिक्योरिटी दे रखी थी, और मैंने आपको ये हिंट दिया था कि अगर ये 3 सिक्योरिटी बी पार्ट के अंदर है तो ए वाले का आंसर भी ये 3 सिक्योरिटी आएगा। आई होप आप सबको वो क्वेश्चन याद आ गया होगा तो ये वही वाला क्वेश्चन था, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अदरवाइज इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता रखा है कि भाई कैसे हमने तीनों को आइडेंटिफाई करा था। अदरवाइज एक और हिंट ये है कि भाई जो बी पार्ट के अंदर आंसर था वही ए का आंसर है, बट ए का आंसर भी मैंने आपको लॉजिकली एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके निकलवाया था। ठीक है, तो आप वो पहले वाली वीडियोस देखिए। सर वो वाला कौन सा क्वेश्चन था, सिलेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो हमने सब निकाल दिया कि भाई सेम लेवल ऑफ रिटर्न तो कौन सी लेंगे। जैसे सपोज यहाँ पे रिटर्न देखो, रिटर्न हाईएस्ट वाली और आपका क्या रिस्क लोअर वाली, अगर दोनों रिटर्न सेम हो तो लोअर रिस्क वाली, अगर आपका क्या है आपका रिस्क सेम हो तो हायर रिटर्न वाली, तो वो सब हम करके आ चुके हैं। कैपिटल मार्केट थ्योरी, ये सब कॉन्सेप्ट है। अभी तक सर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन दिख ही नहीं रहे, कहाँ गए कहाँ गए सर, आप सबको तो पता होंगे ना, आप सबको तो पता होंगे कहाँ पे एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन है, डायरेक्टली वहाँ पे चले जाएं। बट नहीं, मैं आप सबको तब भी दिखा रहा हूँ कि स्टडी मटेरियल देख लो क्या है क्या नहीं है। कल को ये नहीं होना चाहिए एग्जाम में कुछ आता है फिर आपको ये कहाँ से आ गया। तो मैं हर एक पेज आपको एकदम नज़र से दौड़ाता जा रहा हूँ कि भाई हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है।
सर पहले इलस्ट्रेशन के दर्शन हो गए हैं, पहला एग्जाम्पल हमने पहले कर लिया था। और ये सब इंपॉर्टेंट है, ये वाला इलस्ट्रेशन आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए एंड ये वाला इलस्ट्रेशन आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दिए। नवंबर 2020 एग्जाम में आप सबको पता है वन ऑफ द डिफिकल्ट पेपर आपका एसएफएम का था, न्यू कोर्स की अगर हम बात करें तो न्यू कोर्स के अंदर नवंबर 2020 एग्जाम से वन ऑफ द डिफिकल्ट पेपर था और उसके अंदर ये वाला एक कॉन्सेप्ट आ गया था, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसे हम आर स्क्वायर भी कहते हैं। आर क्या होता है, हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। जैसे आपका ये ना 0.424, ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम आर कहते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं 0.424, इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो क्या आता है 0.179776, 0.179776, जिसे हम 0.18 भी कह सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपका ये आ गया। और वो क्वेश्चन क्या था, वो ना शार्पे इंडेक्स मॉडल और ट्रेनर शार्पे रेशियो, ट्रेनर रेशियो आपका इस वाले केस के था, और जेनसन अल्फा, ये तीन चीजें उन्होंने कही थी निकालने के लिए। और वहां पे इन्होंने क्या दे रखा था, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दे रखा था। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दे रखा था और हमें बीटा भी चाहिए था, क्योंकि ट्रेनर रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वहां पे हमें बीटा चाहिए होता है, और बीटा की कैलकुलेशन करने के लिए हमें बीटा की कैलकुलेशन करने के लिए हमें आर का यूज वहां पे होता। और लोगों यहाँ पे जैसे यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट में तो आर स्क्वायर लिख दिया है, बट एग्जाम में ब्रैकेट में आर स्क्वायर नहीं लिखा था, उन्होंने सिंपली लिखा था कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो आधे से ज्यादा जनता जो थी वो ये सोच रही थी कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन तो हमने पढ़ा ही नहीं है। वैसे आप सबके कॉन्सेप्ट नोट्स में ये लिखा होना चाहिए कि भाई कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता क्या है, बट अगर नहीं भी है तो आप यहाँ से देख लीजिए कि भाई कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपका आर स्क्वायर होता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस क्वेश्चन में आप बताइए निकलवाना क्या चाहता है। कैलकुलेट सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द कंपनीज। ठीक है, सबसे पहला पार्ट तो ये हो गया भाई, सिस्टमैटिक रिस्क बताओ और अनसिस्टमैटिक रिस्क बताओ। तो सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। तो सबसे पहली बात, सिस्टमैटिक रिस्क निकालने के लिए आपका बीटा का यूज होता है। और सिस्टमैटिक रिस्क कैसे निकाला जाता है, याद करो मैंने आपको निकलवाया हुआ है, कैसे निकालते हैं, बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरियांस ऑफ मार्केट, बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरियांस ऑफ मार्केट। आपका बीटा क्या है, बीटा आपका 0.71 स्क्वायर करो मल्टीप्लाई बाय वेरियांस ऑफ मार्केट, क्या होता है ये रहा, ये सेंसेक्स मतलब मार्केट ही हो गया ना आपका, निफ्टी सेंसेक्स ये सब आपके मार्केट के आपके क्या होते हैं, फिगर्स होते हैं। तो यहाँ पे वेरियांस ऑफ रिटर्न मतलब यहाँ पे वेरियांस ऑफ मार्केट, वेरियांस ऑफ सेंसेक्स क्या है 2.25 मल्टीप्लाई बाय 2.25, तो आपका क्या आएगा 1.134225, आपका ये आएगा 1.134, हाँ ये लिख दिया 1.134225 या फिर 1.134, इन्होंने राउंडिंग ऑफ कर दी। ये क्या आपका सिस्टमैटिक रिस्क है, किसका, आपका कंपनी एक्स का। और अनसिस्टमैटिक रिस्क कैसे निकालेंगे, आपका टोटल रिस्क बताओ कंपनी एक्स का क्या है, वो आपका वेरियांस होता है। टोटल रिस्क क्या होता है, वेरियांस होता है, जो कि 6.3 है। अगर मैं इसमें से सिस्टमैटिक रिस्क माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगा। तो 6.3 माइनस 1.134 आपका आ जाएगा 5.166, 5.166 आपका क्या आ गया, अनसिस्टमैटिक रिस्क आ गया। ये तो हो गया बैलेंसिंग फिगर कि भाई अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालेंगे कैसे। एक दूसरा तरीका भी होता है कि भाई अनसिस्टमैटिक रिस्क निकाला कैसे जाता है, और वो आप सबको पता है भाई, वेरियांस ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न मल्टीप्लाई 1 माइनस आर स्क्वायर, वेरियांस ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न मल्टीप्लाई 1 माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए वेरियांस ऑफ आपका आ गया 6.30 और 1 माइनस आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो 1 माइनस 0.18 और मल्टीप्लाई बाय 6.3 5.166 ये भी आ जाएगा। तो अगेन इस वाली चीज के अंदर जो आपको इस वाले क्वेश्चन में याद रखना था वो आपके लिए ये था कि भाई अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालने का आप सबको पता होता है, आप रेजिडुअल वाले तरीके से निकाल सकते हो कि भाई हम क्या करेंगे, सिस्टमैटिक रिस्क पकड़ेंगे और टोटल रिस्क में से सिस्टमैटिक माइनस कर देंगे तो अनसिस्टमैटिक आ जाएगा। ये पूरी दुनिया को आता है निकालना, बट जो नहीं आता वो ये है, जो नहीं आता वो ये है, मैं आपको हाईलाइट करवाता हूँ क्या नहीं आता ये, वेरियांस ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर स्क्वायर। बहुत लोगों के शायद ये कॉन्सेप्ट नोट्स में कवर्ड भी नहीं होगा कि भाई इस तरीके से भी आपका क्या निकल सकता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क निकल सकता है। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट मार्क करना है अपने कॉन्सेप्ट नोट्स के अंदर, इसको आपको लास्ट डे पे रिवाइज भी करना है। वैसे आपके शायद कॉन्सेप्ट नोट्स के अंदर ये ऑलरेडी होगा, तो आपको ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क करना है कि भाई अनसिस्टमैटिक रिस्क निकाला कैसे जाता है दूसरे तरीके से, वेरियांस ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, और टोटल रिस्क तो आपको पता ही, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक को प्लस कर देंगे, वो दे भी रखा था क्वेश्चन में 6.30। और कंपनी वाई का कैसे निकालेंगे सिस्टमैटिक रिस्क, सेम वही बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई वेरिएंस ऑफ मार्केट, बीटा 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 क्या है 0.685 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.25 वेरिएंस ऑफ मार्केट, ये रहा 2.25, ये आपका 1.05575625 1.05575625, और इन्होंने क्या करा है 1.056, अच्छा राउंडिंग ऑफ कर देना 1.056, ये आपका क्या आ गया सिस्टमैटिक। और अनसिस्टमैटिक कैसे निकालेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे, टोटल क्या है आपका 5.86 माइनस में 1.056 था ना, हाँ तो 4.804,
4.804 ठीक है, ये आपका हो गया अनसिस्टमैटिक। सर इस वाले में आपने दूसरे तरीके से क्यों नहीं निकाला? सर इसका हमने आर स्क्वायर दे ही नहीं रखा, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दे ही नहीं रखा है, किसका? वाई स्टॉक का, एक्स स्टॉक का तो दे रखा, वाई का दे नहीं रखा, नो कोफिशिएंट ऑफ आपका क्या दे रखा है? कोरिलेशन भी नहीं दे रखा। तो जब कुछ भी दे ही नहीं रखा है तो हम यहाँ पे दूसरा वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बट हाँ फर्स्ट वाले कंपनी एक्स के केस में हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या कैलकुलेट करने के लिए? अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो गया आपका। और इसमें एक और चीज कही थी, क्या कही थी? दूसरा पार्ट देखो ये रहा, इफ इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज अलोकेटेड फॉर द स्टॉक व्हाट वुड बी द पोर्टफोलियो रिस्क। अच्छा, इक्वल अमाउंट मतलब क्या कहना चाहता है भाई? कंपनी एक्स के अंदर और कंपनी वाई के अंदर इक्वल अमाउंट लगाना है, मतलब इनके वेट्स क्या हो गए? 50-50% इनके वेट्स हो गए हैं। ठीक है, इन्होंने इक्वल अमाउंट बोल दिया ना, तो इन सबके वेट्स क्या हो गए? 50%। मैं मेरे पास जो भी अमाउंट है, सपोज मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, 1 CR, तो मैं 50% मतलब 50 लाख रुपए स्टॉक एक्स के अंदर लगाऊंगा और 50 लाख रुपए में स्टॉक वाई के अंदर लगाऊंगा। ठीक है, तो ये कहना चाहता है जब मैं ऐसा करूंगा 50% एक्स में लगाऊंगा, 50% वाई में लगाऊंगा, तो मुझे बताओ भाई मेरा पोर्टफोलियो रिस्क क्या होगा? तो आप सबको पता है पोर्टफोलियो रिस्क अगेन दो तरीके हैं, कैसे कर सकते हैं आप? एक तो आपका तरीका है कि भाई आप क्या करोगे, एस जी ए स्क्वायर, आपका अंडर रूट वाला फॉर्मूला होता है पोर्टफोलियो रिस्क का, कैसे? एस जी ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एस जी बी स्क्वायर मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए स्क्वायर डब्ल्यू बी स्क्वायर प्लस 2 एस जी बी डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, बट हाँ इस केस में आपको क्या चाहिए होगा? आर चाहिए होगा, इंटू आर ए और बी का भी होता है, तो आर इसके अंदर दे नहीं रखा है, या तो आप वो कैलकुलेट करो। एक दूसरा तरीका भी होता है कि भाई आपको यहाँ पे सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क निकलवा रहा था ये फर्स्ट वाले पार्ट में, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि भाई सिस्टमैटिक रिस्क निकालो, अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालो, किसका? अब सिक्योरिटी का नहीं, अब पोर्टफोलियो का निकालो, उन सबको ऐड करो तो आपका क्या आ जाएगा? टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा। अब सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालेंगे? सिस्टमैटिक रिस्क निकालने का एक आपका तरीका था बीटा स्क्वायर, बीटा ऑफ सिक्योरिटी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आपका वेरिएंस ऑफ मार्केट। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो का निकालना है तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर कर देंगे मल्टीप्लाई वेरिएंस ऑफ मार्केट। और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो क्या होता है? बीटा ऑफ पोर्टफोलियो क्या होता है? वेटेड एवरेज बीटा होता है, तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट का स्क्वायर, मतलब वेरिएंस ऑफ मार्केट मतलब एसडीओ मार्केट का स्क्वायर क्या होता है? वेरिएंस होता है। तो ठीक है, अब बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालेंगे? वो वेटेड एवरेज होता है, तो वेटेड एवरेज कैसे? मतलब मुझे पता है भाई कंपनी एक्स का बीटा कितना है? 0.71, और कंपनी वाई का बीटा कितना है? 0.685, दोनों का एवरेज करेंगे मतलब 50-50% निकालो भाई, तो आपका क्या आ जाएगा? बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा 0.71 मल्टीप्लाई 0.5, 0.685 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आपका क्या आ जाएगा? 0.6975, 0.6975 आपका क्या आ गया? बीटा 0.6975। ठीक है, आपका ये आ गया बीटा आ गया 0.6975, आपका बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ गया, उसे मल्टीप्लाई कर दो 2.25, आपका वेरिएंस ऑफ मार्केट था, ये आपका आ जाएगा 1.1.569375, 1.569375, ये आपका हो गया सिस्टमैटिक रिस्क। और अनसिस्टमैटिक रिस्क कैसे निकालेंगे? अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालने का एक और तरीका होता है फॉर्मूला निकालने का, जब आपको अनसिस्टमैटिक रिस्क आपको दोनों कंपनी एक्स के दे रखे हैं और कंपनी वाई के दे रखे हैं, तो इसमें क्या करेंगे? इसका भी वेटेड एवरेज हम कर सकते हैं, बट कैसे? वेटेड एवरेज तो करेंगे 50-50% तो करेंगे, बट 50% का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये सब आपके ऑलरेडी फॉर्मूले नोट्स के अंदर कवर्ड है, इनफैक्ट मैं ये सब तो आपको लास्ट वीडियो में भी समझा के आ चुका हूँ। ठीक है, तो अगेन आप सबको करना था, क्या करना था? देखो 5 पॉइंट आपका क्या अनसिस्टमैटिक रिस्क आपका कितना आया था? ये 5.166, ये आपका आया था कंपनी एक्स का, तो 5.166 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 0.5 का स्क्वायर, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। ठीक है, और कंपनी वाई का अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है आपका? 4.804, 4.804 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 0.5 का स्क्वायर, क्योंकि वेट है ना आपका, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, तो आपका टोटल क्या आ जाएगा? सिस्टमैटिक प्लस अनसिस्टमैटिक करके आपका क्या टोटल आ जाएगा? एक बार और कैलकुलेशन करते हैं, 0.6975 आपका बीटा हो गया था, इसका स्क्वायर कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 2.25 कर दिया, 1.09 और 5.166 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, फटाफट करिए 4.804 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, आपका आंसर आ जाएगा 3.5871 390,625, 3.5871 390,625। इन्होंने क्या करा है? 3.5876। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राउंडिंग ऑफ का सारा गेम है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वगैरह होता है, तो आपको पता है फुल डेसिमल पॉइंट्स तक अगर हम लेकर जाएंगे जो मैंने करा है, तो मेरा आंसर आएगा 3.5871 390,625। अगर आपको इसको राउंडिंग ऑफ करनी है तो आपका राउंडिंग ऑफ करके 3.5876 आपका आंसर आ जाएगा पोर्टफोलियो रिस्क वाला।
तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन प्लीज आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इलस्ट्रेशन 1 आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, आइए आइए हम आगे चलते हैं। के ऊपर थ्योरी वगैरह क्या लिखी है इन्होंने। अच्छा, ये कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या होता है उसकी थ्योरी लिखी है इन्होंने यहाँ पे, तो मैंने आपको सब वो सब बता दिया। ये आप सबके कॉन्सेप्ट नोट्स में भी कवर्ड होगा कि भाई कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आर स्क्वायर होता है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। CAPM केपलर सेट प्राइसिंग मॉडल वाले, अब यहाँ पे शायद कुछ क्वेश्चन आएंगे, हम देख लेते हैं क्या आने वाला है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आ गई है आप सबके लिए। क्या कहना चाहता है, कंपनी का बीटा 1.4, RM दे रखा है 14%, RF दे रखा है 10%, बताओ एक्सपेक्टेड रिटर्न। लगाओ भाई, CAPM क्या होता है, RF प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी इंटू RM माइनस RF। कैसे, आपका RM 14 माइनस में आपका 10, RF मल्टीप्लाई 1.4 प्लस 10, आपका क्या जाएगा 15.6, 15.6 आपका क्या आ जाएगा CAPM रिटर्न। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इन्होंने बोला भाई दिस प्रीमियम ऑफ द मार्केट गोज अप बाय 2.5%, बताओ भाई रिवाइज आपका रिटर्न क्या होगा, रिवाइज CAPM रिटर्न बताओ। तो आपको पता है भाई अभी RM कितना है 14, इन्होंने कहा भाई 2.5 इसमें ऐड कर दो, मतलब 16.5 हो जाएगा। तो 16.5 माइनस में 10% मल्टीप्लाई बाय 1.4 बीटा और प्लस 10, आपका क्या आ जाएगा 19.1। 19.1 आपका ये आ गया भाई एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था कि भाई CAPM रिटर्न बताओ निकालना। तो CAPM रिटर्न आपको निकालनी नहीं आती क्या, बिल्कुल आती है सर, ये बिल्कुल भी नहीं करना आपको। और इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या कहना चाहता है, भाई दिस प्रीमियम फॉर द मार्केट 10 है, ठीक है, अज्यूमिंग बीटा वैल्यू दे रखी है, बताओ रिस्क प्रीमियम ऑफ सिक्योरिटी क्या आएगा, क्या आएगा बताओ। आप सबको पता है भाई अगर रिस्क प्रीमियम मार्केट का 10% है, और बीटा क्या होता है, बीटा ये बताता है भाई अगर मार्केट जितना बढ़ेगा या मार्केट जितना कम होगा तो मेरी सिक्योरिटी कितनी बढ़ेगी, मेरी सिक्योरिटी कितनी कम होगी। तो अगर हमें पता है भाई अगर रिस्क प्रीमियम मार्केट का 10 है और हमारे पास सिक्योरिटी के का सपोज हमारे पास बीटा 0 है, तो मेरा इसका इफेक्ट रिस्क प्रीमियम ऑफ मार्केट मतलब सिक्योरिटी का क्या होगा, सिक्योरिटी का भी 0% होगा। कैसे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आपको कैसे करना है, इन सबको मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से करना है। मार्केट रिस्क प्रीमियम 10 है ना, तो मल्टीप्लाई 10 करना है, मतलब बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, रिस्क प्रीमियम ऑफ मार्केट। इन सबको मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। क्योंकि 10 क्या आपका रिस्क प्रीमियम मार्केट का है और मुझे सिक्योरिटी का निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बीटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कि बीटा क्या होता है, वो यही बताता है कि भाई अगर मार्केट मेरा बढ़ेगा या कम होगा तो मेरा सिक्योरिटी कितना बढ़ेगा या कम होगा। तो रिस्क प्रीमियम मार्केट का 10 बताया है इन्होंने, तो ऑब्वियसली अगर मैं इसमें बीटा मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा रिस्क प्रीमियम ऑफ सिक्योरिटी आ जाएगा, जो कि आपका क्या है के। तो ठीक है, आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 2.5, 4.42 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 4.2, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 10 ही हो गया, 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 16.7 हो गया। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना, ये सब तो आपको ऑलरेडी पता ही है, ये सब बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। इलस्ट्रेशन नंबर 4, भाई ट्रेजरी बिल कह रहा है भाई रिटर्न 5% है, 5% है। तो ट्रेजरी बिल क्या होता है, आपका RF होता है, आपका रिस्क फ्री रिटर्न होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, आपका ट्रेजरी बिल्स, ये सब आपके क्या होता है, रिस्क फ्री रिटर्न आपकी सिक्योरिटीज होते हैं। तो इसमें जो भी 5% रिटर्न है आपका, ये क्या हो गया, RF हो गया। और RM कितना 13% है। और आपका मार्केट रिस्क प्रीमियम आपको बताना है क्या होगा, तो मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या होता है, RM माइनस RF, तो 13 माइनस 5% क्या आएगा आपका 8%। देखो ये सब तो बताना भी नहीं पड़ेगा। और कहना चाहते हैं भाई कंप्यूट बीटा वैल्यू एज वेल एज द रिक्वायर्ड रिटर्न फॉर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ट्रेजरी बिल में हम 100% इन्वेस्टमेंट करेंगे या मार्केट में 0 करेंगे, या फिर 70 ट्रेजरी बिल में, या 30, या फिर 30 70 0 100। अगर ये सब हमारे क्या हो गए वेट्स हो गए कि भाई इन इन डिफरेंट वेट्स पे या फिर इन इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पे हमारा बताओ बीटा क्या होगा और हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होगा। सबसे पहले आप सबको पता है कि भाई बीटा क्या होता है, बीटा क्या होता है, बीटा ऑफ हमारा RF क्या होता है, आपका रिस्क फ्री रिटर्न, आपका रिस्क फ्री सिक्योरिटी का बीटा क्या होता है, आपका 0 होता है, क्योंकि आपका बीटा क्या होता है, आपका सिस्टमैटिक रिस्क होता है। और हमने पहले ही बोला, नाम में ही लिखा हुआ है भाई ट्रेजरी बिल क्या होता है, रिस्क फ्री। रिस्क फ्री मतलब उसमें रिस्क है ही नहीं, तो उसका 0 होगा बीटा। तो देखो ट्रेजरी बिल का बीटा 0। और मार्केट का क्या होता है, मार्केट का बीटा हमेशा 1 होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो ठीक है, बीटा ऑफ मार्केट इज ऑलवेज 1, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। तो अब आप बताइए, और बीटा हम बताएंगे भाई अगर सपोज मार्केट के अंदर मैं 0 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर ट्रेजरी बिल के अंदर मैं 100 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर 70 30 30 70 अगर मैं इस तरीके से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो बीटा बीटा हमारा बताओ पोर्टफोलियो का क्या होगा। और पोर्टफोलियो का बीटा क्या होता है, हमेशा हमारा वेटेड एवरेज बीटा होता है। तो आप बता लो भाई क्या होगा, आप वेटेड एवरेज बीटा कर दो। मतलब 100% हमने क्या करा है, वेटेड एवरेज बीटा मतलब ट्रेजरी बिल के अंदर हमने 0 हमारा बीटा है और 100% इन्वेस्टमेंट करी है, तो हमारा क्या होगा, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो भी हमारा 0 होगा। देखो 0। और इसमें अगर हमने 70 और 30 करा तो इसका वेटेड एवरेज निकालो कैसे, 70 मल्टीप्लाई बाय 0,
और आपका 30 है ना, 0.30 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपका 0.3 आएगा, 0.3 आएगा, 0.3 और थर्ड वाले केस में क्या आएगा। तो अगेन देखा जाए सीधा साधा, अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊं कि भाई ट्रेजरी बिल में अगर कोई भी मैं इन्वेस्टमेंट करूं उसका बीटा से तो लेना देना है ही नहीं, क्योंकि क्या होता है, ट्रेजरी बिल का बीटा हमेशा जीरो आना है। तो अगेन मैं कह सकता हूँ कि भाई जो भी आपका बीटा ऑफ मार्केट है, जो है आपका 1 मल्टीप्लाई वेट ऑफ मार्केट जो है आप उसको मल्टीप्लाई करो, तो आपका क्या आ जाएगा, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, आपका बीटा ऑफ मार्केट 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 30% तो आपका 0.3 आ गया, और 1 मल्टीप्लाई बाय 70% आपका क्या आ जाएगा, 0.7 आ गया, और 1 मल्टीप्लाई बाय 100% तो आपका 1 आ जाएगा। तो ये आपके बीटा आ जाएंगे किसके, बीटा आपके आ जाएंगे पोर्टफोलियो के। देखो 0.3.71, 0.3.71 वेटेड एवरेज करा, देखो वही करा इन्होंने भाई, देखो 0.7 को 0 से करा, 0.3 को 1 से करा, 0.3 को 0 से करा, 0.7 को 1 से करा, और लास्ट में सारा मार्केट का ही है वो तो 1 हो गया। और ट्रेजरी बिल का फर्स्ट वाले केस में 100% था तो उसका 0 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बहुत बेसिक है, ये सब नहीं करना यार, ये बेसिक सी चीज है। और कहना चाहता है भाई रिक्वायर्ड रिटर्न बताओ, तो अगेन आप बताओ पोर्टफोलियो की रिटर्न क्या होती है, आपकी वेटेड एवरेज रिटर्न होती है। तो अगेन इस वाले केस में देखो 100% जब मैंने ट्रेजरी बिल में करा है तो 5% आ जाएगा फर्स्ट वाले केस में रिटर्न, देखो 5%। और सेकंड वाले केस में क्या है, आप वेटेड एवरेज करो, 70 मैंने करा ट्रेजरी बिल में, तो 5% मल्टीप्लाई बाय 70%, 70% मतलब 5% मल्टीप्लाई 0.7, और 13% मल्टीप्लाई 0.3 आपका आएगा 3.9। अरे गलत कर दिया क्या, 3.9 कैसे आया, 7.4 आया, हाँ 7.4 आया ना। 5 मल्टीप्लाई 0.7 और 13 मल्टीप्लाई बाय 0.3 आपका 7.4 आ गया। और थर्ड वाले केस में क्या है आपका, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.3 और 13 मल्टीप्लाई 0.7, ये आपका आ गया 10.6, 10.6। और थर्ड वाले केस में क्या है, 100% मार्केट में है तो 13% आ जाएगा, देखो यही आ गया। अब सही इन्होंने क्या कर रखा है अंदर, आपने तो कुछ और करा दी, ये क्या कर गए, ये सीएपीएम से निकाल गए। सीएपीएम से क्या होता है, आरएफ प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी इंटू आरएम माइनस आरएफ। आरएफ आपको पता है 5% है, बीटा हमने ये निकाला, देखो यहाँ पे दूसरी वाली टेबल में यहाँ पे 0.3, 0.3.7 और 1, और आर एम माइनस आर एफ आप कर ही सकते हैं, आपका 13% माइनस 5 मतलब 8%, उस तरीके से निकालो। या फिर मैंने जैसे आपको करा है डायरेक्टली शॉर्टकट, कैसे, आपका एवरेज एवरेज निकाल लो, क्योंकि आपका क्या होता है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आपका क्या होता है, वेटेड एवरेज रिटर्न होता है, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। जरूरी थोड़ी यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने अगर सीएपीएम से निकाला है तो आपको भी सीएपीएम से निकाल के आना एग्जाम में। हमें थोड़ी पता है आईसी के सजेस्टेड आंसर या फिर जो ये बोलते हैं मॉडल आंसर्स हैं उसमें इन्होंने किस तरीके से करा है, हमें थोड़ी सपने आ रहे हैं। हम तो सर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और उस कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपके साथ कॉन्सेप्ट पढ़ा, सिंपली मैंने यहाँ पे देखा भाई एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो, यहाँ पे रिक्वायर्ड रिटर्न निकालो, ऑब्वियसली पोर्टफोलियो की निकालनी है। अब वो हम सबको पता है क्या होता है, वेटेड एवरेज होता है, तो मैंने सिंपल वेटेड एवरेज करा, इन्होंने यहाँ पे सीईपीएम से निकाला, तो हमारा आंसर दोनों में सेम आना है, कुछ भी कर लीजिए सेम आएगा। तो चलो एक काम करते हैं कि हम इस वाली वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक ही रखते हैं। एंड इससे बाकी आगे जो आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 5 है और इससे आगे आपकी जो भी इलस्ट्रेशंस हैं और एग्जांपल्स हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करके देखता हूँ। और ये कि हम थोड़ी वीडियो शॉर्ट रखते हैं क्योंकि आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा कि भाई शॉर्ट शॉर्ट वीडियो है फटाफट खत्म करते जा रहे हैं। तो हम इस वाली वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक ही रखते हैं एंड नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। आप सबको क्या करना है, आप सबको सारे कॉन्सेप्ट नोट अच्छे से रिवाइज करके रखने हैं। आपको क्या करना है, इन सबको वीडियोस को 1.5 या 1.6x पे वॉच करना है। ऑल तो वैसे मुझे स्टार्ट में बता देना चाहिए था बट मैं आपको एंड में बता रहा हूँ कि भाई 1.5 1.6x पे आप वॉच करिए, मुझसे पहले क्वेश्चंस खत्म करिए एंड अपनी स्टडीज से आप मोटिवेटेड रहिए, बढ़िया तरीके से हार्ड वर्क करते रहिए। एंड यस, अगले एग्जाम में मई 22 एग्जाम में आपको सीए बनना है, जैसे अभी दिसंबर 2021 एग्जाम में मैं सीए बना हूँ, आप मई 22 एग्जाम में बनेंगे। सो विद दिस I would like to say to all of you is please like as well as subscribe this channel as well as share these videos with all of your friends if you are liking the videos of course. And at the end what I would like to say to all of you is enjoy and all the best of luck, all the future chartered accountant for your upcoming examination. Enjoy sir, bye bye.